नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश दुबे आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 7 का गणित का पहला अध्याय आओ अपनी संख्याओं की जानकारी को देखेंगे और इसको हम प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि ये एक पुनरावृत्त चैप्टर है, मतलब आपने इस चैप्टर को पहले क्लास 6 में देखा होगा, उसी का आज इसको थोड़ा सा दोहराया जा रहा है पहले पार्ट में, जिसमें हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ आप लोग समझिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो। अगर देखें हम लोग तो जितनी भी संख्याएं हैं सब पहले से ही धरती पर मौजूद है, बस हमने उसको जानने के लिए कोई ना कोई चिन्ह बना दिया। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या का अर्थ हो जाएगा सीधे सीधे कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या की बात है तो आप लोग जानते ही हैं कि जितनी भी संख्या होती है सब गिनती की ही संख्या होती है। ठीक, यानी 1 से शुरू होती है और इसका अंतिम हिस्सा हमें पता नहीं होता है। ठीक, हम और आप गिनते गिनते बूढ़े हो जाएंगे लेकिन कभी गिनती खत्म नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है ना? जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आप गिनते चले जाइए तो जितनी भी गिनती मिलती जाएंगी सभी गिनती कैसे होंगी? प्राकृतिक होंगी। ठीक, आइए इसको लिख भी लेते हैं। प्राकृतिक संख्या हेडिंग डाल दी गई, आप लिखेंगे गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डैश आदि। ठीक, यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब यदि किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, स्टार्ट हम कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। ठीक, लेकिन अंतिम हिस्सा हमें पता नहीं है, इसलिए जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां लिख लेंगे। इसमें कुछ नियम है। पहला क्या है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती, क्यों कोई नहीं होती? तो सीधा सीधा है कि यदि मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई 9 सबसे बड़ी संख्या है, किसी ने कहा कि 9 सबसे
बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ठीक, तो हम लिखेंगे, लिखा है, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया क्या 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? किसी ने आपसे पूछ लिया क्या 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे नहीं, 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? 10 मिल जाता है, ठीक, और जो 10 मिलता है वो 9 से भी बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 है, नहीं, 10 भी नहीं है, क्योंकि 10 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, ठीक। अब कोई कहे 11 बड़ी है, तो 11 भी नहीं बड़ी, क्योंकि जैसे जैसे हम 1-1 जोड़ते जाएंगे हमको जो है उस संख्या से बड़ी प्राकृतिक संख्या मिलती जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? यहाँ उत्तर हो जाएगा इसके आंसर में नहीं, 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। याद रखिएगा ये रिवीजन पार्ट आपका चल रहा है, क्लास 6 वाले भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हम देखेंगे उसको। यह है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर यह है कि जब हम संख्या को 1 से शुरू करते हैं तो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, लेकिन जब हम संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से प्रारंभ करते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। जब संख्या को लिखते समय या बोलते समय शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि, ठीक। यानी जब संख्या को हम 0 के साथ लिखते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। क्यों? जैसे देखिए अभी हम प्राकृतिक संख्या 1 से गिनते हैं तो 9 पर जाकर क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हम प्राकृतिक संख्या को गिनती लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारी गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे? हम अगर 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या 10 मिलती है, लेकिन उस 10 को यहाँ पर 1 है लेकिन क्या जोड़ना पड़ता है? 0 जोड़ना पड़ता था। ये संख्या क्या बन जाती है? 10 बनती है। अर्थात अब ये संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, ठीक। इसलिए कहते हैं कि जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक। यानी जब संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो पूर्ण संख्या और 1 से स्टार्ट होती है तो प्राकृतिक संख्या। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं
नहीं होती हैं। इसमें आपको इसमें क्या करना है, अब अगर आपसे पूछ ले कोई ठीक उसी प्रकार जैसे पूछा था कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अब कोई पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो चूंकि शून्य से स्टार्ट होती है इसलिए लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या क्या है, शून्य। अब इसमें भी वही है, अगर कोई पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अगर कोई कहता है कि 9 है, 10 है, 11 है, तो नहीं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं, क्योंकि उसमें इसमें भी वही नियम है, अगर हम एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या बड़ी मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक का मतलब हो गया, आपको पता है संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। तो पूर्णांक का मतलब हो गया ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी शामिल हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो। तो जब किसी संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होंगी तो उन सब संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी ऋणात्मक संख्या जो है वो भी पूर्णांक होगी और जो धनात्मक संख्या है वो भी पूर्णांक होगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक। तो जिसमें ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, उदाहरण दे दीजिए, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है, ठीक। तो पूर्णांक आप लोग समझ गए होंगे जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही सम्मिलित हों। अब आपको बताएंगे अगला पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को हम लोग परवर्ती संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी पूर्ववर्ती संख्या देखेंगे। पूर्ववर्ती संख्या और यहां देखेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या देखिए जैसा कि नाम से पता है, पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक। अवर्ती मतलब संख्या, अंक, ठीक।
यानी पहले की जो संख्या है वो पूर्ववर्ती संख्या, यानी परिभाषा हो जाएगी किसी संख्या के पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि 4 की पूर्ववर्ती बताइए, तो 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 1 हो, सॉरी 4 की पूर्ववर्ती 3 होगी। अब ये 3 आएगा कहां से? हम उस 4 में से 1 कम कर देंगे, अर्थात 1 घटा देंगे। तो परिभाषा लिख देंगे किसी संख्या की पहले की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 4 की पूर्ववर्ती 3, 3 की पूर्ववर्ती 2 है। इसमें भी एक नियम क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्या में से एक घटा दिया जाता है। एक घटा देने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती होती है, उस संख्या की पूर्ववर्ती होती है। पूर्ववर्ती होती है। तो मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग पूर्ववर्ती संख्या समझ गए होंगे। ठीक, अब हम आते हैं अनुवर्ती संख्या पर। इसको हम लोग परवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है सेम इसी का उल्टा। किसी संख्या के पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो अनुवर्ती की परिभाषा हो जाएगी किसी संख्या के बाद की संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, बाकी नियम वही है। जैसे 4 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 5, 5 की अनुवर्ती 6। इसी प्रकार से उसका नियम भी वही है। पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटाते थे, लेकिन अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ेंगे। ठीक, इसको यहां पर लिख लेंगे। किसी संख्या की पहले की संख्या, किसी संख्या के पहले की संख्या, पहले की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 की अनुवर्ती, जैसे 5 अनुवर्ती 6, 6 की अनुवर्ती 7 है। ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अनुवर्ती संख्या
अनुवर्ती संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्या में एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो ये अनुवर्ती संख्या की परिभाषा हो गई। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बीच में ही पुश करके उसको देख सकते हैं। अब देखिए, अगला आता है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाना या निरूपित करना। अगला टॉपिक है आपका संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना या निरूपित करना। जैसा कि मैंने बताया, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक, अब देखिए, संख्या रेखा एक रेखा है। उदाहरण से समझिए, जैसे किसी ने दिया आपको कि 4 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे। मैंने संख्या रेखा के बारे में आपको पहले भी बता रखा है। नहीं समझ में आता तो वीडियो में आपको मिलेगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। क्लास 6 प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 6 मैथ खोजिएगा, उसमें मिलेगा संख्या रेखा। तो देखिए, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में जो बीच का जो पद होता है, बीच में जो संख्या होती है वो शून्य होती है। ठीक, अब हम देखिए, बीच में जब हमें शून्य मिल गया तो हम क्या करेंगे? संख्या रेखा में शून्य के दाएं तरफ की संख्याएं धनात्मक और शून्य के बाएं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक। यहाँ देख लेंगे, आप लिख देंगे, आप लोग अपने पहचान के लिए, अपनी जानकारी के लिए, धनात्मक संख्या कहाँ होती है? ये दाईं तरफ। ठीक, ऋणात्मक संख्या ये कहाँ होती हैं? बाईं तरफ। यानी संख्या रेखा पर दाईं तरफ की संख्याएं धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं।
ठीक, यहाँ पर हम शुरू करेंगे 1 से लेकर कहां तक धनात्मक संख्या ये दी गई है, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ाते चले जाइए, लेकिन यहाँ 6 तक दिया तो 6 ही लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये देखिए इधर की संख्या है, जो दाएं तरफ की संख्या मैंने लिखी वो धनात्मक लिखी और बाएं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक लिखी। तो यही है आपका पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। अगर इधर चीजें ना दी जाती, माइनस वाली चीजें ना दी जाती, तो हम जो संख्या रेखा बनाते उसमें केवल यहाँ से बनाते। ठीक, अगर इधर की धनात्मक संख्या ना दी जाती, केवल ऋणात्मक दी जाती, तो हम लोग इधर का ना लिख करके इधर। हाँ, जब भी लिखते हम लोग शून्य जरूर रहता है, ये नहीं कि शून्य को गायब करके ऐसे नहीं लिखते कि आप ऐसे लिखना शुरू कर दें 1 2 3, नहीं, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शून्य है, हम इसलिए शून्य से लिखते हैं। ठीक, तो ये तो थी संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना। ठीक है ना। अब हम पूर्णांकों की तुलना देखेंगे। ठीक, उनकी तुलना के कुछ नियम है जिसको हम लिख लेंगे। देखिए अब हम जो है पूर्णांकों की तुलना करेंगे। ठीक, तो मैंने अभी संख्या रेखा के बारे में आपको बताया कि संख्या रेखा पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बीच में शून्य होता है, शून्य के राइट साइड की जो संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं और लेफ्ट में जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव में होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं तरफ की संख्या सदैव कैसी होती है, बाईं तरफ की संख्या से सदैव बड़ी होती है। शून्य के दाईं तरफ की संख्या सदैव बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि दाईं तरफ की संख्या हमेशा धनात्मक होती है और धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। यहाँ पर लिख दिया गया है धनात्मक पूर्णांक संख्या सदैव ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी होती है या बड़ा होता है, पूर्णांकों से बड़ी होती है। ठीक, इसके बाद आता है शून्य। देखिए शून्य क्या है, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उससे छोटा होता है। जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ बीच से शून्य से स्टार्ट हुआ, तो इधर की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक। तो जाहिर की बात है शून्य सबसे पहले पड़ता है, ये सब बाद में पड़ती है, ये सब बड़ी होंगी और शून्य सबसे कैसा होगा, छोटा होगा। लेकिन जो इधर की संख्याएं होती हैं, इसमें 3 नंबर में देखिए इधर की जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में होती हैं। ठीक, यानी इसमें शून्य पहले पड़ जाता है और इधर की संख्याएं निगेटिव ऋणात्मक होती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस की जो संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही उसको हम छोटा मानेंगे और जितनी छोटी होंगी उतना ही उसको बड़ा मानेंगे। तो शून्य पहले पड़ जाता है, तो ये ऋणात्मक संख्या यानी ऋणात्मक संख्या से शून्य क्या है, छोटा है। ठीक, अगर कहीं दिया जाए बताइए -4 और शून्य, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? तो ये देखिए, ये हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं और जिस तरफ मुंह बंद रहता है उस तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। तो वहां पर हम लोग ये चिन्ह लगाएंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं निरपेक्ष मान। देखिए पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या हो गया? पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसके संख्यात्मक मान के बराबर होता है जहां उसके चिन्हों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे किसी ने पूछा -5 का निरपेक्ष मान बताइए, -5 का निरपेक्ष मान, तो -5 का निरपेक्ष मान
मान बताइए। तो -5 को हम क्या करेंगे, मॉड में लिखेंगे और ये हो जाएगा +5। देखिए ये संख्यात्मक मान यानी 5 ही लिखा गया, लेकिन इसके चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसके संख्यात्मक मान के बराबर होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, चिन्हों को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे प्रश्नावली 1.1। इसमें 1 पॉइंट का लिखा गया है, जो हम आपको अगले वीडियो में यानी कल बताएंगे, कल हल कराएंगे। ठीक, तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो में कोई समस्या हो, कुछ ना समझ में आया हो या कुछ आप अपनी तरफ से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।